ख़वातीन हज़रात खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। और आज लगातार हम जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरों से हमारी मुलाकात हुई है, बात रियासत की सियासत की हुई है, मुल्क की सियासत की हुई है और इसी सिलसिले को आज भी हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसी कद्दावर सियासी शख्सियत है जो मोहताज तारुफ बिल्कुल नहीं है। मुल्क के अंदर एक मुनफरिद मकाम उनका है और रियासत के अंदर साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और अपनी आवाज़ अपने अंदर रखे हुए हैं और अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया तक ये बताते हैं कि रियासत के अंदर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। हमारी मुराद डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से। फ़ारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब, चूँकि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, आप भी चुनावी दंगल के अंदर है, किस तरीके का माहौल आप पहले मुल्की सतह पर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आप कैंपेन में कहीं कहीं जगह गए हैं, तो किस तरीके का माहौल मुल्की सतह पर है? देखिए, मेरा ये पूरा यकीन इस बात का है कि कोई भी इलेक्शन मुल्क को मजबूत नहीं करता, मुल्क को कमज़ोर करता है और ख़ासकर इस इलेक्शन में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करता है। जिस तरह से बीजेपी और मोदी साहब जिस तरह से मुल्क को मजहबी तरीक़ों से बांट रहे हैं, ये मुल्क को मजबूत नहीं करता, ये मुल्क को पीछे रखता है। और एक अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान था। उस तरफ ये नहीं जा रहा है। हर बात पे हमें कोई भी बात, कोई सवाल आप हुकूमत से करें तो आप लोगों को गद्दार कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है। कि ये क्या इलेक्शन है? अगर हमें फ़र्क हो सकता है, सोच में फ़र्क हो सकता है, मगर ये कहना कि तुम गद्दार हो सही नहीं है। और मुझे खुशी है कई सालों के बाद अडवाणी जी ने अपना मुंह खोला है और कहा कि एडवर्सरी हो सकते हैं मगर एनिमी नहीं हो सकते, हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। अल्लाह करता कि वो 5 साल पहले भी यही बात करते, तो बहुत खुशी होती है मुझे। फ़ारूक साहब, आप ग्रैंड अलायंस के पार्टनर भी हैं, मुल्क के अंदर आप जा रहे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में थे या दिल्ली में रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, लेकिन वो बड़ा गठबंधन, महागठबंधन आज के दिन पर कहीं नज़र नहीं आया। महागठबंधन किसने कहा था आपसे? ये तो मोदी जी ने महागठबंधन की बात कही थी। उन्होंने तो इस बात को उठाया कि सब मेरे खिलाफ है, मेरे लिए ये सब कुछ मुझे उतारने के लिए, कुर्सी के लिए कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी। बेंगलोर में हर रियासत, सुनिए, हर रियासत का अपना वजूद है, उनकी अपनी पार्टीज़ हैं। अब बंगाल में देखिए, वहाँ ममता जी की पार्टी है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, तेलुगु देशम में उनकी अपनी पार्टी है, चेन्नई में, तमिलनाडु में देखिए उनकी पार्टी है। हर जगह अपनी अपनी रीजनल पार्टीज़ है। ये रीजनल पार्टीज़ जो हैं इंशाअल्लाह जब कामयाब होकर आएंगी, नंबर लाएंगी, तो एक सरकार बनेगी दिल्ली में जिसमें सब होंगे। वही एक वो गठबंधन होता है। लेकिन जिस तरीके से यूपी के अंदर कोशिश की गई थी अखिलेश की तरफ से, बेंगलोर में आप सब लोग अखिलेश और मायावती की बहुत अच्छी बात हो गई है। बेंगलोर में आप सब लोग साथ साथ थे, लेकिन वो साथ आगे बढ़ा नहीं। कांग्रेस उसके साथ नहीं गई, वो तो अलग बात है। मगर ये दो जमातें जो यूपी में सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं रही, इनका इकट्ठे होना एक बहुत बड़ी बात हुई। आज भी दिल्ली में देखिए, अभी तक आप पार्टी का और कांग्रेस का माहिदा होने वाला है। अफसोस किया है कि इसमें वक्त लगता है, ये वक्त लगना नहीं चाहिए था, मगर सोच में क्या करें। तो इसका फ़ायदा किसको देखते हैं आप? क्या जो प्रेजेंट सेटअप अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, उसको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा या जो अपोजिशन बिखरा हुआ है उसको कहीं फ़ायदा मिल सके? देखिए, अपोजिशन बिखरा कभी नहीं था, इस गलतफहमी में मत रहिए। अपोजिशन है और जब मुल्की सतह पे कोई चीज़ मामला आता है तो सब इकट्ठे हैं, हम अलग नहीं हैं। मुल्क की सोच के लिए हम अलग नहीं हैं। बीजेपी और इनके जो दूसरे हैं आरएसएस, जो हमारे आईन को तब्दील करना चाहते हैं,
हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम सब इकट्ठे हैं कि हम नहीं बनने देंगे। ये सेक्युलर मुल्क है, इसमें हम सबको हक है जीने का और इज्जत से चलने का। ये हिंदू राष्ट्र नहीं था, न होगा। तो अभी का जो माहौल है प्री पुलवामा, पोस्ट पुलवामा और बालाकोट, क्या कोई तब्दीली आपको नज़र आ रही है हवा में? है, हम ये देखते थे पार्लियामेंट में जब आखिरी दिन थे, तो हम देखते थे कि ये सरकार जो आज दिल्ली में है ये फेल हो गई है, हर चीज़ में फेल हो गई है। इनने जो नौकरियां इन लोगों को प्रॉमिस की थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 10 करोड़ 5 साल में, वो कहीं भी नहीं। कीमतों में कमी लाएंगे, वो भी कहीं नहीं। 15 लाख हर एक के अकाउंट में होगा, वो भी नहीं हुआ। GST लगाया कि उससे फ़ायदा होगा, वो भी, उससे भी लोगों का बर्बादी हो गए। इंडस्ट्रीज़ बैठ गई, दुकानें बैठ गई। डिमोनेटाइजेशन किया, उससे किसको फ़ायदा हुआ? क्या काला पैसा आया? आज तक रिज़र्व बैंक कहता है कि वही पैसा जो हमारा था वो वापस आ गया, कोई काला पैसा नहीं आया। फिर ये काला पैसा, काला पैसा, काला पैसा जिसकी ये बैंड बजाते थे, कहाँ है? बालाकोट का कहा, ये हम जानते थे। जब मैं पार्लियामेंट में था तो आखिरी दिनों में यही था कि ये हर चीज़ में फेल हो गया है। इसलिए ये कोशिश ये करेगा कि कुछ ना कुछ ये पाकिस्तान के साथ करे कि इससे ये लगे कि बस हनुमान जी पैदा हो गए हैं। वही उसने किया। नहीं तो मुझे ये बताइए, बानिहाल में उन्होंने उसको पकड़ लिया जो गाड़ी वहाँ पे बारूद से थी, भरी हुई थी। जब इनको मालूम था, इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कुछ होने वाला है, ये बारूद आया कहाँ से जो उस गाड़ी में था? कैसे आया? क्या इसको आने दिया? क्या उन 40 सिपाहियों को शहीद करने के लिए किया गया कि उससे इनका नाम रोशन हो जाएगा और लोग भूल जाएंगे सब कुछ? महंगाई भूल जाएंगे, बेकारी भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और कहेंगे क्या सपूत आया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया। क्या सबक सिखाया? इतना शोर, 300 लोग मर गए, 500 लोग मर गए। कहाँ है वो 300 और 500 जो मर गए? कहाँ है वो जहाज़ F-16 जिसके बारे में कहते थे वो गिर गया वहाँ? अमेरिका ने तो साफ कर दिया कि कोई जहाज़ नहीं गिरा, सब जहाज़ उनके पास है। जो प्रोपेगेंडा किया गया हिंदुओं के, खासकर कट्टर हिंदुओं के दिलों में ये बसाने की कि देखिए पाकिस्तान को तबाह कर गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह जानता कल क्या होगा। अगर ये वापस आया, पहला आदमी होगा जो पाकिस्तान से बात करेगा, उसके बगैर रास्ता नहीं बनेगा। रास्ता उस पर मैं आऊँगा, क्योंकि आप लगातार इस बात को पिच कर रहे हैं कि हमने नेबर्स के साथ बात करनी है। लेकिन क्या हम अमेरिका की रिपोर्ट को सही माने या आर्मी के तीनों चीफ जो सामने आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको सही माने? देखिए, आर्मी के चीफ क्या कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाल इस बात का, जहाज़ अमेरिका के हैं, अमेरिका ही ने उनको जहाज़ दिए हैं। और अगर अमेरिका कहता वो जहाज़ वहाँ पे हैं, तो क्या हमारे चीफों को कहाँ से ये खबर आई कि नहीं वो एक जहाज़ गिर गया है? कहाँ से? क्या सैटेलाइट से? क्या ये सैटेलाइट से नहीं दिखा सकते? जब हम मस्को वैली में, अमेरिका हमें वो तस्वीरें भेज सकता है कारगिल वॉर से पहले कि मस्को वैली में ये बैठे हुए हैं, हमें खबर कहाँ से आई? अमेरिका से आई। अमेरिका ने हमें वो जासूसी खबर दी कि ये लीजिए फ़ोटो, पाकिस्तान के वहाँ पे जमा हो गए हैं। क्या है? किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते? अगर इन्हें झूठ पे ही इलेक्शन जीतना है तो किस हिंदुस्तान को बना रहे हैं? अगर हर चीज़ में मोदी साहब झूठ बोलते हैं। कहते हैं अलेक्जेंडर को हमने मारा बिहार में। अल्लाह अल्लाह, क्या है इनका ये सोच? तो अलेक्जेंडर वहाँ मर गया। एक प्राइम मिनिस्टर ये कहे और फिर कहे कि भगत सिंह को कोई मिलने नहीं गया। वज़ीर आज़म ये कहे, जबकि जवाहरलाल खुद गए भगत सिंह को जेल में मिलने और वहाँ से रिपोर्ट दी कि उसकी हालत सेहत की बहुत नाजुक है। ये वज़ीर आज़म का है।
कितने झूठ इसके आपके सामने लाऊं। तो फारूक साहब, अगर इतना कुछ डिसेंट है, इतनी ज़्यादा एलिनेशन है, तो वो ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट होकर क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि इसने जो झूठ फैलाया है यही तो हिटलर ने किया। गोबल ने क्या कहा कि हजारों झूठ बोलोगे तो एक तो स्टिक करेगा। वो हारते गए मगर कहते गए हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कहा गोबल ने या नहीं, हिटलर ने कहा या नहीं? तो फारूक साहब, क्या मैं ये मानूं कि जो इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई F-16 गिरा नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ, आप इंडोर्स कर दें कि फारूक? देखिए, मुझे पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, न था न हूँगा। मैं मुसलमान ज़रूर हूँ मगर हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मुझे नफ़रत है इस झूठ से जो हमारा वज़ीर आज़म कह रहा है। तो कहाँ पर आज आप यूपीए को देखते हैं और एनडीए को देखते हैं? दोनों आपके सामने हैं, दोनों को आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, देखा है, और आज के सारी सिनेरियो आपके सामने है। मैंने यूपीए को झूठ बोलते नहीं देखा इतना जितना ये बोल रहे हैं। ये अपनी इमारत झूठ पे खड़ी कर रहे हैं और जब गिरेगी अल्लाह ही जाने क्या हाल होगा। स्टेट पर आता हूँ, जम्मू कश्मीर पर आता हूँ। यहाँ पर सरकार भी रही, गिरी भी, आजकल प्रेसिडेंशियल कवर में सब कुछ चल रहा है। तो कहाँ पर स्टेट के हालात को फारूक अब्दुल्ला साहब देख रहे हैं, बस्ती साबिक वज़ीर आला के, बस्ती सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन के जम्मू कश्मीर के? इस रियासत में कोई कानून नहीं है। मुझे ये बताइए, कारगिल वॉर हुआ, क्या सड़क बंद हुई, नेशनल हाईवे बंद हुआ? आज ये हमारी लाइफलाइन बंद कर रहे हैं 2 दिन के लिए। ये क्या हुकूमत है? क्या हुकूमत है ये? तो आपकी तरफ से कोई वॉइस हुई कि होम मिनिस्ट्री से कि ये डिसीजन जो है ये गलत है? उनका कोई होम मिनिस्टर से क्या बात करी? मैंने हर जगह कही, आपके मीडिया से मैंने कही। क्या उनके सामने ये पहुंची नहीं है? यहाँ कोई भी आदमी नहीं है, कोई लीडर नहीं है जिससे कि इसके बारे में, या कोई भी टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी तरफ से शोर किया गया ये क्या कर रहे हो। और आज डिविजनल कमिश्नर साहब कहते हैं कि नहीं, अस्पताल जाने वालों के लिए और स्कूल बसेस के लिए खुला है। क्या है ये डिविजनल कमिश्नर साहब कहते हैं? क्या मतलब इसका कि बाकियों को ज़रूरी नहीं आना जाना? क्या उनको दफ्तरों में नहीं आना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार ये क्लेम कर रही है कि एनआईए की छापामार कार्रवाई, उससे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन, उससे हालात बहुत ज़्यादा काबू में आए और 2 कामयाब इलेक्शन उन्होंने करवाए। काबू बहुत अच्छा किया। अगर इन्होंने बहुत अच्छे इलेक्शन किए फिर क्या वजह है कि असेंबली इलेक्शन नहीं कराना चाहते? क्या वजह है? पूछिए इन लीडरों से जो दिल्ली में बैठे हैं, होम मिनिस्टर से पूछिए जिससे हमसे वादा किया ये दोनों इलेक्शन होंगे और जल्दी होंगे। कहाँ है वो जल्दी? किसको धोखा देना चाहते? हम इनके गुलाम नहीं हैं, न इनके गुलाम थे, न कश्मीर इनका गुलाम रहेगा। डेफर करने से किनका फ़ायदा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या फ़ायदा है इसमें? स्टेट में जिस तरह उमर साहब कल हमारे साथ पूछे ना उनसे, पूछे उनसे। एस्टैब्लिशमेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। देखिए वजह क्या है? क्योंकि अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, लोगों की ताकत नहीं चाहते हैं। यहाँ लोगों की सरकार होनी चाहिए। आप ने जब जिस दिन टेक ओवर किया 1996 में, हालात इससे भी ज़्यादा अबतर थे। अपने आहिस्ता आहिस्ता इसको रेस्टोर करने की कोशिश की, चुनाव लगातार होते रहे और उस वक्त आपसे वादा किया गया स्काई इज़ द लिमिट। आज दोबारा उसी तरीके का माहौल तो नहीं है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब विद फुल फोर्स उसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं। उसी चीज़ को मैंने कभी छोड़ा नहीं है। अडॉप्ट करने की बात नहीं है। जब बुरहानो फासो से भी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरसिम्हा राव जी ने ऐलान किया कि सदर रियासत होगा कश्मीर में, वज़ीर आज़म होगा कश्मीर में, मैं उनसे मिला। मैंने कहा इतना ही नहीं है, हमें ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जो है उस पर जाना है, सिर्फ सदर रियासत और वज़ीर आज़म की बात नहीं है। आज मैं वही कहता हूँ, अगर आपने लोगों के दिल जीतने हैं तो आपने ऑटोनॉमी को रिस्टोर करना है, नहीं तो हाथ दो बैठेंगे इस रियासत से। फारूक साहब, आपको नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सुनहरी मौका था 1996 के बाद भी, जब वो
काफ़ी वोकल होकर इस बारे में सोचते हैं। हुजूर, हमने कभी ये छोड़ा नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिए। आपके पॉलिटिकल अपोनेंट ये कह रहे हैं कि उमर साहब दिल्ली में मिनिस्टर भी रहे जब रेजोल्यूशन, ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब वो मैं भी था वजीर आला उस वक्त, क्यों आप भूल जाते हैं? मेरी माँ की मैयत यहाँ पड़ी थी, वजीर आजम हिंदुस्तान वाजपेयी जी आए, होम मिनिस्टर लाल आडवाणी जी आए, हम उनको गुड बाय करना चाहते थे, और हमसे क्या कहा गया? हमने रिजेक्ट नहीं की, हम इस पर बातचीत करेंगे। और क्या किया? पहले पंत जी को दिया वक्त, मौका कि आप बात करिए सबसे, और इस पर देखिए क्या हो सकता है। उसके बाद जेटली साहब बैठे इस पर, याद है आपको? हमारे लोग भूल जाते हैं। फिर इनकी हुकूमत उड़ गई, फिर भी हमने शुरू किया मामला कि बात करो। जब यूपीए की हुकूमत थी, हमने उनसे भी कहा, उन्होंने भी, जो गवर्नर बने थे और लॉ मिनिस्टर थे, फिर गवर्नर बने कर्नाटका के, उनसे भी बात की। उसके दौरान भी बातचीत हुई। हमने कभी छोड़ा नहीं और न छोड़ने वाले हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी वीज़ा विज़ जम्मू कश्मीर आप कैसे देखते हैं? प्री 47, पोस्ट 47, सब कुछ आपके सामने है। धोखा, 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 फरेब, फरेब, फरेब। तो आज फारूक साहब को उम्मीद क्या है? उम्मीद कोई भी मुसलमान छोड़ता नहीं है। उम्मीद पे ये दुनिया कायम है, एक दिन उनको मानना पड़ेगा। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब इतने सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन इतने नाराज़ है, दिल के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ास है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी सिंसियर आपके साथ नहीं हुई, जम्मू कश्मीर के वीज़ा विज़ नहीं हुई, पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर इतनी सिंसियर, तो क्या वो रिफ्लेक्शन जो मैं देखता हूँ नॉर्थ साउथ में यूथ्स के अंदर है, चाहे वो बंदूक आप को देखते नहीं लेकर यूथ में, चाहे वो नफरत है? नहीं देखते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कितनी नफरत है यहाँ? नहीं देखते हैं? क्या मैं उसी की रिफ्लेक्शन ये मानूं कि फारूक साहब के नहीं, दिल में ये भी उसकी वही है और रिफ्लेक्शन वही नहीं वहाँ पर भी है। है। ये जो दिल्ली ने किया है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है कि उन्होंने हमसे कभी हमदर्दी नहीं की, हमारे दिलों की धड़कन को समझने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आज जो नफरत का वो एक दरिया बह रहा है, वो नफरत का दरिया कभी ख़त्म नहीं होगा। कितनी ये फौज लाएं, कितना ही दबाव डालें, कितने ही गिरफ्तार करें, कुछ भी करें, वो शमा बुझने वाली नहीं है, ये वो जानते हैं। कौन सी क्षमा? नफरत की क्षमा या आज़ादी की क्षमा? आज़ादी नहीं, ऑटोनॉमी की क्षमा। हमने कभी आज़ादी नहीं मांगी। हम चीन के साथ नहीं जा सकते, पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते, और कौन सा रास्ता है हमारे पास? मगर वो तो हमारे साथ हमदर्दी करें, वो तो हमारे दिल की धड़कन को समझें। अगर ये सारा लाहासिल मश्क है तो फारूक अब्दुल्ला साहब इतने बीमार होने के बावजूद भी इतने अज़म के साथ सामने आ रहे हैं और नौजवानों को कह रहे हैं वोट करें। मैं अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ताला ने मुझे वो सेहत बख्शी है कि इस उम्र में भी मैं समझता हूँ मैं 25 साल से ज़्यादा नहीं हूँ। मेरे ख्याल से 25 साल के लड़के को भी इतनी हिम्मत नहीं होगी जितनी फारूक अब्दुल्ला। वो तो मानते हैं, वो मीडिया में भी मानते हैं और पूरी दुनिया में। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह चाहता है कि मैं कुछ हासिल कर सकूँ, उसके बाद जाऊँगा। लेकिन किस तरीके से नौजवान को आप कन्विंस करेंगे कि वो आके ईवीएम पर आए, बटन दबाए, जब फारूक अब्दुल्ला साहब यूनियन गवर्नमेंट के सामने बेबसी का इजहार एक कर बात रहे हैं? याद रखिएगा, ये उनको सोचना है। हमारा फ़र्ज़ था कि हम उन तक पहुँचाएँ। अल्लाह ने कुरान करीम भेजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लोगों तक पहुँचाया। फिर लोगों तक है कि उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उस पर अमल करते हैं या नहीं। फारूक अब्दुल्ला का भी यही काम है कि मैंने उनके सामने मुश्किलात रखी हैं, मैंने उनके सामने रखा है कि क्या हमारा रास्ता आगे होना चाहिए। अब उनका फ़र्ज़ है कि क्या वो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं या नहीं। सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका ये मलाल है और गिला ये है कि जो पॉलिटिशियन स्टेट के हैं उनमें आपका नाम आता है, उमर साहब के ट्वीट्स की बात होती है, महबूबा मुफ्ती के ट्वीट्स की बात होती है, ये ऐसी बातें करते हैं जिससे एग्रेशन भी बढ़ता है, गुस्सा भी लोगों के अंदर होता है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये डंडूरा फारूक अब्दुल्ला ने कभी कभी नाकामी को छुपाया नहीं है। मुझे एक नाकामी बताइए जिसको मैंने छुपाया होगा, बताइए। मुझे तो कहा जाता है ना
कि दिल्ली में एक बात करते हो, यहाँ एक बात करते हो, वहाँ एक बात करते हो। मुझे बताइए कौन सी बात मैंने वहाँ की और यहाँ नहीं की। ये एक टायरेट था फारूक अब्दुल्ला को बदनाम करने के लिए। कह रहे हैं जमात पर पाबंदी लगाने के पीछे फारूक साहब का हाथ था, सेपरेटिस्ट को बंद करवाने के पीछे फारूक साहब का हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज के उन्हीं की लोगों की वकालत सोच कर रहे ये हैं। है कि फारूक अब्दुल्ला ही उनको अंदर करने का है। क्या फारूक अब्दुल्ला के पास इतनी ताकत है ज़बरदस्त अल्लाह ने दी है कि सबको बंद करा सकता है? हाँ वल्लाह, क्या बात है। मुझे हैरानी होती है क्या सोच है हमारे लोगों की। बंद करने वाला कोई और निशाना किसी और पे। वल्लाह कह रहे हैं फारूक साहब ने इतना ज़्यादा हालात यहाँ पर बनाए कि आज ये सारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं और आज फारूक साहब कह रहे हैं कि भैया ये नहीं होना चाहिए। मैंने एजेंसी नहीं बनाई भाई साहब, एजेंसियां मेरी नहीं है। एजेंसियों को मजबूत किया मेरी नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर। नॉट एट ऑल। अगर यहाँ किसी ने मजबूत किया इनको तो पाकिस्तान ने किया। यहाँ जो फौज का आलम बढ़ा वो उनकी मेहरबानी से बढ़ा। आज घरों में तलाशी होती है, कोई पूछने वाला नहीं। अफसा है कहाँ से आया कि आप इंसान को गिरफ्तार कर सकते हैं, मार सकते हैं, रेप कर सकते हैं, कोई आपको अदालत में ले नहीं जा सकता। ये कौन सा कानून है? मुझे ये बताइए, क्या ये डेमोक्रेटिक कानून है? तो 96 में और आप डेमोक्रेसी सरकार में की ये तो आप कानून कर है? सकते थे ना। फारूक अब्दुल्ला ने नहीं लगाया ये कानून। 96 में आप इसको हटा सकते थे ना, जगमोहन साहब ने लगवाया सुनिए, तो आप हटा ये सकते थे। मुफ्ती साहब ने लगाया था। मैं ये कानून न मैं हटा सकता हूं न आप हटा सकते हैं, ये दिल्ली हटा सकती है। ये बात याद रखिएगा। कोशिश तो कर सकते थे आप। मैंने हम कब नहीं कोशिश की? ये तो- आपने उमर साहब के देखा नहीं कितनी दफ़ा मीटिंग की अफसा के खिलाफ? कितनी दफ़ा उनसे कहा कि अफसा को हटाओ और जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे लगाओ, वहाँ से हटाओ, श्रीनगर में ज़रूरत नहीं। जिस तरीके का हाल बीजेपी का था उसी तरीके का हाल तो फिर कांग्रेस का भी है, क्योंकि वो उनके साथ आपकी सरकार थी, उन्होंने माना नहीं। देखिए आज देखिए ना, सवाल इस बात का, आज उनका मैनिफेस्टो तो कहता है ना वी आर गोइंग टू रिमूव दिस, जिसमें कि मोदी ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई हैं कि हमारे फौजी फिर कैसे बचेंगे, फौजी दूसरी जगह कैसे बच रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है जहां रोज मरते हैं? मोदी साहब इसका जवाब तो दें। क्या सिर्फ फौजियों को बचाना है, लोगों को नहीं बचाना? क्या लोग नहीं है जिनको हक है जिंदा रहना, इज्जत से रहना? आप पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद इसलिए भी आजकल हो रही है, आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उमर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, जीएसटी को किसी सिस्टम में लाके ख़त्म करने की भी बात हो रही है, अगर कुछ हो सकता है तो कुछ लोग अब तनकीद इसलिए कर रहे हैं। कह रहे हैं फारूक साहब 96 में भी थे, उसके बाद भी सरकार में थे, उससे पहले भी सरकार में थे। देखिए तब इनको तनकीद याद उसी की होती है, तनकीद उसी की होती है जो कोई ताकत रखता है, जो कोई बोल सकता है। उसकी तनकीद नहीं होती है जो कुछ नहीं बोलेगा। मुझे याद है 5 साल नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म रहे, एक तनकीद नहीं हो उसके खिलाफ हुई। उसके बाद कितनी तनकीदें हुई उनकी। मैं तो खुश हूँ कि मेरे लिए तनकीद करते हैं, कि मैं कुछ हूँ। इसको अगर अगर मैं कुछ नहीं हुक होता तो तनकीद ही नहीं होती। तो अगर मैं इसी को नेशनल हुक पे लूँ, मोदी तो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो वो भी खुश होंगे फिर कि चलिए बहुत मैं खुश तो है, कुछ काम कर इसीलिए रहा तो हूँ। खुश हैं वो। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि वो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। जो ये कहे कि हम 50 साल रहेंगे, कोई हमें हटा नहीं सकता, व्हाट डेमोक्रेसी इज ही टॉकिंग अबाउट? ये हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है क्या, या फिरौन बनने की कोशिश कर रहा है? चलिए इलेक्शन में तो अब बिगुल बज चुका है, बटन दबेंगे, पता लगेगा सबको कौन कहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने डायरेक्टली कोई अलायंस नहीं किया, इनडायरेक्टली भी अलायंस नहीं है, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, कोई ये alliance समझ नहीं, नहीं आ रहा हमारी है। कोई alliance नहीं। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का क्या हुआ? हमारा कॉन्टेस्ट इसलिए है कि हर हालत में हम यहाँ से बीजेपी का कोई आदमी न भेजे। हमारी 6 सीटों में एक सीट भी उनको न मिले, इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने ये किया। कांग्रेस का आपके खिलाफ कैंडिडेट न उतारना अच्छी बात है, शुक्र है उन्होंने नहीं उतारा। उतारते मैंने उनसे नहीं कहा कि मत उतारो, या तो मैंने कहा होता कि जनाब मत उतारिए, मैंने नहीं कहा। अकेला ही चला हूँ जानिबे मंजिल, देखता हूँ कारवान बनता है या नहीं बनता। इरादे जिनके अच्छे होते हैं ना,
अल्लाह उनकी मदद खुद। बिल्कुल फारूक साहब, मुझे याद है लास्ट टाइम नीचे जब मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा था, जब बाई इलेक्शंस हो रहे थे, तो आपने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये होगा कि नौजवानों के एलिनेशन को थोड़ा सा कम करूं और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो दूरियां हैं इसको भी थोड़ा ब्रिज करके कुछ माहौल ऐसा बनाऊं जिससे एक रिलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। 2-2.5 साल का वक्फा आपको मिला वहाँ पर, क्या? 2.5 साल में मैंने इतनी कोशिश की जितना अल्लाह जानता है। वज़ीर आज़म से 3 दफ़ा मिला, वज़ीर आज़म से इंश्योरेंसेस मिली, इससे ज़्यादा क्या कर सकता था? क्या आसमान से छलांगे मार सकता था? एश्योरेंस के बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अगर मैं देखूं तो किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। तो क्या मैं वो ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार महबूबा समझूं? मुफ्ती को खुद दफ्तर में बैठ के निकाल दिया, जो उनके साथ पूरा ताउन करके बैठी हुई थी, जिसने जीएसटी यहाँ लगाया उनकी मेहरबानी से। जब उससे वो हमदर्दी नहीं कर सके, जिसने सब कुछ बेच डाला, फारूक अब्दुल्ला से फिर क्या हमदर्दी करते? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। बिल्कुल नहीं, मेरा यही सवाल था जो जम्मू कश्मीर के लोग भी जानना चाहेंगे और पूरी दुनिया में जो इस ट्रांसमिशन को देखें वो इसको जानना चाहेंगे। फारूक साहब को एश्योरेंस मिलती है, जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को जलता हुआ देखना चाहते हैं, यहाँ पर अमन नहीं देखना चाहते हैं, या पॉलिटिकल सेटअप में ही कमी है कहीं? देयर इज, एक बात याद रखिएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी है, पॉलिटिक्स में भी है और फौज में भी है, जो नहीं चाहते अमन आए, क्योंकि उनकी खीर पक रही है। आप डिफेंस के किसी भी सवाल को नहीं उठा सकते हैं पार्लियामेंट में, कोई सवाल नहीं उठा सकते। आप आरटीआई करते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं देती, जब इनका फर्ज है कि रिपोर्ट देनी है इन्हें कि भैया खर्चा कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या ने जवाब दिया? ये तो चाहते नहीं, ये तो चाहते नहीं यहाँ डेमोक्रेसी आए, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना है, कल गवर्नर ने इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रियल सेंस हो, वही बात मीरवाइज उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि नई दिल्ली के पास विजन भी नहीं है और दिल भी नहीं है, तो फिर फ़र्क क्या है मीरवाइज उमर फारूक और आप में? ये अब मैं नहीं जानता क्या फ़र्क है, वो मीरवाइज है, मैं फारूक अब्दुल्ला हूँ। पॉलिटिकली सबसे बड़ा फ़र्क ये है दोनों में तो पॉलिटिकली यही है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही दोनों खिलाफ है, एक इलेक्शन बाइकआउट में मैं नहीं जानता उसके खिलाफ क्यों है, वो तो वो जाने। हमारे खिलाफ तो इसलिए है कि हम चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप हो, यहाँ जो आए उनके ऊपर सवाल उठे। आज आप सवाल नहीं उठाते किसी सेक्रेटरी पे, या एडवाइज़र जो है उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं आप? क्या कोई रास्ता है उन पे सवाल उठाने का? डेमोक्रेसी में आप सवाल उठा सकते हैं, अकाउंटेबल कर सकते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 50+ लेकर आती है, जिस तरीके का नारा उमर साहब ने बहुत बार जगह पिछले कई दिनों से दिया है, तो अनड्यू करने के लिए उन कानूनों में कौन सी प्रायोरिटी रहेगी आपकी? भैया ये हमारी प्रायोरिटी है, इनको अनड्यू करना है। मैं तो हुकूमत में आऊँगा नहीं, मैं वज़ीर आला बनने वाला नहीं हूँ। वो तो आपने उमर साहब के लिए बता दिया। आप ये सवाल उनसे पूछिए, क्या आपकी प्रायोरिटी क्या है? पार्टी प्रेसिडेंट, आपने पार्टी की प्रायोरिटी, पार्टी प्रेसिडेंट विल रन द पार्टी, he will run the government. अच्छा, as far as party president is concerned, my priorities will be remove the draconian laws that have been put for years, should be washed out. Every law which prevents democracy should be washed out. What about those laws जो 35 से 370 को खोखला बना चुके हैं? That is in the Supreme Court. We'll fight it out in the Supreme Court as a government. यही तो मैं कहता हूँ, महबूबा जी ने वो वकील नहीं बुक किए थे जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो लड़ सकेंगे। उस वकील को लाया जिसने वहाँ इन्हीं के खिलाफ बात की। अभी क्या साउथ कश्मीर की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ फेजेस में चुनाव करवाने की बात कही है, जो पहली बार मेरी नज़र में है कि एक सीट पहली नजर बात में तो बहुत सी नज़रें आपको पहली दफ़ा दिखेंगी। तो किस तरीके से वहाँ पर के चुनाव को आप देखते हैं? वहाँ पर आपका कैंडिडेट भी काफ़ी है, महबूबा मुफ्ती भी है, जी मीर साहब है। डेमोक्रेसी की यही एक शान है कि हर एक, दैट इज़ व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स, बट आई होप दैट मशीन इज़ ऑनेस्ट।
फारूक साहब को still I have always think that machine is a chore. Still doubt. EVM I have पर। always had doubt about that machine. Not now. From the time it came. कांग्रेस के वक्त में ये मशीन आई 2001 में जब ये मशीन आई उस वक्त हमारे कैबिनेट में जब ये दिखाई गई शफी उरी साहब ने इस पर उंगली उठाई कहा इसमें चोरी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के जो आदमी आए थे उन्हें हाँ हो सकती है, अगर जो अफसर वहाँ पे होगा बेईमान होगा ये चोरी कर सकता है। आज तो अफसर की भी ज़रूरत नहीं, आज तो चिप ही बदल जाती है। देखा गया खुद कि आप दबाइए 2 आदमियों को लाया, उनने दबाए 2 बटन अलग अलग निशानों पर दबाए, दोनों फूल हो गए। अगर ये चोरी का इलेक्शन करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। फारूक साहब आपको डाउट भी है, उम्मीद भी है, लड़ना भी है। लड़ना भी है, लड़ना है, याद रखिएगा। यही फारूक साहब की खूबी सुनिए, है मैं आपको कि बताता सब हूं। चीजें अपने साथ लेके चले। लड़ना है, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमने छोड़ दिया मैदान। तो बिना लड़े हम भी तो मैदान छोड़ने के लिए बिना नहीं आए। लड़े भी तो आप प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। नो, वी हैव टू फाइट इन द हाउस। जब मेरे वालिद विलायत गए थे, यहाँ पे उनकी गिरफ्तारियाँ का ऐलान हो गया था, सऊदी अरेबिया में थे। शाह फैसल ने उनसे कहा कि हम आपको पासपोर्ट देंगे, आप यहाँ रहिए। उसने कहा नहीं, मैं आग में रहकर आग बुझाना चाहता हूँ। वापस आए, गिरफ्तार किए गए, वो उधर नहीं रहे। मुझे मेरा इस्लाम सिखाता है लड़ना, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना। फारूक साहब मैं ज़रा कंक्लूड कर देता हूं क्योंकि आपका भी वक्त कीमती है। मैं लास्ट टाइम जब आप बाई इलेक्शंस करवा रहे थे, बाई इलेक्शंस हो रहे थे, आपके भी चुनावी दंगल में थे, तो काफ़ी गहमा गहमी शहर में थी। आपकी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं घूमा था तो काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था। चुनाव बहुत नज़दीक है, कुछ दिन बचे हैं कैंपेन के, लेकिन वो गहमा गहमी कहीं नज़र नहीं है। हमारे यहाँ गर्मा गर्मी कभी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। ठंडा चुनाव अल्लाह हुआ। का शुक्र है कि ठंडे ठंडे में हम चलते हैं। क्यों गर्मी करें, ठंडा ठंडा मौसम भी है, ठंडे ठंडे तरीके से जीता भी है, और क्या, क्यों गर्मी करें? क्या ज़रूरी है कि आग लगाएं? नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। नेक्स्ट अगर इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शंस, कहाँ पर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं, क्योंकि वो भी सरकार में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को मैं नहीं जानता, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आएगी इंशाल्लाह। फारूक साहब, एक तो आपने इस बात का वादा किया कि सरकार आती है तो विद इन नो टाइम आप दोबारा ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन पर बात करेंगे। अगर गवर्नमेंट अरे भैया, तुम काहे को इसको फिर से रिपीटेडली कहते हो कि कल तुम मुझ पे ये वार करोगे कि तुमने ये किया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला असूल है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब्जेक्ट इज ऑटोनॉमी। वी आर नॉट फॉर पाकिस्तान, वी आर नॉट फॉर आज़ादी, वी आर फॉर ऑटोनॉमी। राइट, मैं उसी प्रोस्पेक्ट में सवाल पूछ रहा था। इन केस 50+ आप आते हैं, आपकी ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास होती है और यूनियन गवर्नमेंट फिर वही माहौल बनाती है, बनाए वही माहौल, हम लड़ते जाएंगे जब तक अल्लाह ताला ने जान दी है। यानी मियर पॉलिटिकल लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या फिर वही इल्ज़ाम आएगा ना कि फारूक साहब ने तो इसे एक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल नॉट करना एट है? ऑल, आई हैव नेवर बिलीव्ड इन स्लोगन्स। अगर मैंने स्लोगन की बात होती तो मैं रेजोल्यूशन पास ही नहीं करता पहले दिन। फारूक अब्दुल्ला को जब प्रेशर आया कि वो जो हमारे यहाँ कानून बनाया था शेर कश्मीर ने, जो हमारे लोग वापस पाकिस्तान चले गए वो वापस आ सके, रीसेटलमेंट बिल, तो फारूक अब्दुल्ला उसको तर्क कर सकता था। फारूक अब्दुल्ला ने तर्क नहीं किया, डिसमिस होना कबूल किया, मगर तर्क करना कबूल नहीं किया। यानी फाइट। आई एम अ फाइटर एंड टू डाइंग डे आई विल बी अ फाइटर। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ख्वातीन हज़रात, ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो अपनी बात की वजह से काफ़ी वाइब्रेंट भी होते हैं और जब बात करते हैं तो लगातार उस बात के अंदर बड़ी चीज़ें होती है जिनको समझना काफ़ी मुश्किल भी होता है, लेकिन उन बातों के बीच बड़ी खबर भी होती है। उम्मीद है कि आपको ये आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।